हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 23। अक्षत मीरा के केबिन से बाहर निकलकर लॉन में चला आया, जहां अखिल और मीरा बैठकर चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। अक्षत ने कुर्सी खिसकाई और बैठते हुए कहा, मीरा मेरे साथ घर चल रही हो ना तुम? हाँ अक्षत जी, आज ज्यादा काम नहीं है, हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे, मीरा ने अक्षत की तरफ देखकर कहा। अखिल ने मीरा से एक फाउंडेशन में आने की रिक्वेस्ट की, साथ ही वो खुद भी मीरा के चाइल्ड होम से जुड़ना चाहता था। मीरा से मिलकर अखिल वहां से निकल गया। कुछ देर बाद अक्षत और मीरा भी घर के लिए निकल गए। गाड़ी चलाते हुए अक्षत को कोर्ट में हुए हादसे का ख्याल आया। उसने मीरा का हाथ अपने हाथ में लिया और गाड़ी की गियर हैंडल पर रख दिया। मीरा ने अक्षत की तरफ देखा, जैसे कि वह हमेशा अक्षत की आंखें पढ़ लिया करती थी। आज भी उसे समझ आ गया कि किसी बात को लेकर अक्षत परेशान है। उसने दूसरे हाथ से अक्षत के शर्ट की बाजू को फोल्ड करते हुए पूछा, आज आपका दिन कैसा था? कुछ खास नहीं, तुम बताओ, अक्षत ने सामने देखते हुए कहा। हमारा दिन तो सुबह आपको देखने से ही अच्छा हो जाता है, मीरा ने बड़े प्यार से कहा। अच्छा, और मान लो किसी दिन मैं तुम्हें ना दिखूं? अक्षत ने जैसे ही कहा, मीरा ने हल्का सा मुक्का उसके कंधे पर जड़ते हुए कहा, आप ऐसी बातें मत किया करो, हमें अच्छा नहीं लगता। सॉरी, मैं थोड़ा परेशान था। खैर छोड़ो, घर चलते हैं, मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है। अक्षत ने मीरा के हाथ पर पकड़ मजबूत करते हुए कहा। जरूर, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंची। जैसे ही मीरा अक्षत के साथ हॉल में आई, उसका चेहरा खिल उठा। सामने सोफे पर उसके पापा अमर प्रताप सिंह दादू के साथ बैठे बातें कर रहे थे। अक्षत फोन आने की वजह से साइड में चला गया। मीरा खुश होकर उनके पास आई। मीरा को देखकर अमर जी उठे और उसे गले लगाते हुए कहा, कैसी हैं आप मीरा? हम ठीक है पापा, आप कैसे हैं? हम आज ही आपके बारे में सोच रहे थे, मीरा ने भावुक होते हुए कहा। और देखिए, हम हाजिर हैं। हम कुछ महीनों के लिए अजमेर जा रहे हैं, तो सोचा आप सबसे मिलकर चले जाएं। अमर जी ने कहा, अजमेर? लेकिन यूं अचानक? सब ठीक तो है ना पापा? मीरा ने परेशानी भरे स्वर में कहा। अरे मीरा, क्या सब बातें खड़े खड़े ही करोगी? आराम से बैठकर बातें करो बेटा, पास बैठे दादू ने कहा। तो मीरा को एहसास हुआ कि तब से अमर जी बस खड़े ही हैं। उसने झेपते हुए कहा, पापा आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। अमर जी वापस सोफे पर बैठ गए। मीरा भी बगल में पड़ी कुर्सी पर आ बैठी और अमर जी की तरफ मुखातिब होकर कहा, पापा आप अजमेर जा रहे हैं? सौंदर्य बुआ जी तो ठीक है ना? मीरा आपको ज्यादा ही चिंतित हो रही हैं। हम अजमेर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सौंदर्या ने अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता किया है। वो 1-2 दिन में अजमेर आने वाले हैं। सौंदर्या चाहती है हम उनसे मिले। दूसरी वजह है अजमेर वाला हमारा पुश्तैनी महल। सौंदर्या ने बताया कि वो काफी जर्जर हो चुका है और उसे मरम्मत की बहुत जरूरत है। आपके दादाजी का बनवाया हुआ वो महल उनकी आखिरी निशानी है, जिसे अपने जीते जी हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, अमर जी ने कहा। हाँ पापा, मीरा आजकल कुछ जल्दी ही चिंतित होने लगी है, अक्षत ने अमर जी की तरफ आते हुए कहा और फिर उनके पैर छूकर पूछा, कैसे हैं पापा? हम ठीक है दामाद जी, आप बताइए, इन दिनों थोड़ा कमजोर नजर आ रहे हैं, अमर जी ने कहा। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो कोर्ट में काम बढ़ गया है ना, तो दिन भर भाग दौड़ चलती रहती है, अक्षत ने सामने पड़े सोफे पर बैठते हुए कहा। हम सबके लिए चाय भिजवाते हैं। मीरा ने जैसे ही उठना चाहा, तनु दीदी ने टेबल पर ट्रे रखते हुए कहा, मीरा तुम अपने पापा के पास बैठो, चाय मैंने पहले ही चढ़ा दी थी। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, चाय के लिए शुक्रिया, अमर जी ने मुस्कुरा कर कहा। ये लीजिए, कर दिया ना आपने पराया, आप इस घर में मेहमान थोड़ी हैं, आप तो इस घर के अपने हैं, शुक्रिया कैसा? तनु ने अमर जी की तरफ पलट कर कहा। तो अमर जी मुस्कुरा उठे और कहा, अरे नहीं बेटा, आप भी हमारी मीरा की तरह ही हैं, खुद को पराया मत कहिए। नाना जी,
अमायरा ने सबके बीच आकर कहा। उसे देखकर अमरजी का चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने अमायरा को अपने हाथों में उठाकर अपनी गोद में बिठाया और प्यार से उसका सर चूमते हुए कहा, कैसी है हमारी राजकुमारी? हमने आपको बहुत याद किया। नाना जी, आपके पास महल है? अमायरा ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए कहा। हाँ, हमारे पास बहुत बड़ा महल है। जब आप बड़ी हो जाएंगी तब हम आपको वहां लेकर चलेंगे। अमरजी ने प्यार से अमायरा के बालों को सहलाते हुए कहा। मुझे भी महल चाहिए नाना जी, अमायरा ने मासूमियत से कहा। हमारा जो महल है वो आपका महल है, अमरजी ने कहा। नहीं, मुझे अपना महल चाहिए जिसमें मैं और पापा रहेंगे और मम्मा रहेंगी और चिक्कू भैया भी, अमायरा ने जिद करते हुए कहा। नन्ही अमायरा की बात सुनकर अमरजी मुस्कुरा उठे, लेकिन अमायरा ने तो जिद पकड़ ली। अक्षत ने देखा तो कहा, अमू, ऐसे जिद नहीं करते बेटा। नहीं, मुझे महल चाहिए, मुझे महल चाहिए, अमायरा रोने लगी। उसे रोता देखकर अमरजी ने कहा, ठीक है, हम बनवाएंगे आपके लिए महल। टॉमिच, अमायरा ने आंसुओं से भरी आंखों से अमरजी की तरफ देखते हुए पूछा। हम वादा करते हैं, अमरजी ने कहते हुए अपना हाथ अमायरा के हाथ पर रख दिया। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? अमू अभी बच्ची है, इसने ऐसे ही जिद कर ली होगी, अक्षत ने कहा। अमायरा अमरजी के पास से हटकर दादू के पास चली गई। ये जिद नहीं है दामाद जी, अमायरा का हक है। हम काफी पहले सोच रहे थे कि अपना अजमेर वाला घर हम इसे तोहफे में दे, अमरजी ने कहा। नहीं पापा, अमायरा के लिए आपका प्यार ही काफी है, और अभी वो बच्ची है, उसे इन सब की समझ नहीं है, मीरा ने कहा। मीरा, क्या हमें अपनी नातिन को तोहफा देने का हक नहीं है? हमारे पास जो कुछ है वो हमारे बाद आपका ही है, उसमें से कुछ हिस्सा हम अपनी नातिन को देना चाहते हैं, बस, और इसके लिए हमें आपकी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, अमरजी ने एक पिता की तरफ अपना फैसला सुनाते हुए कहा। मीरा ने अक्षत की तरफ देखा तो और समझ गई कि अक्षत को भी इस तरह अमरजी से कुछ लेना अच्छा नहीं लग रहा। अक्षत कपड़े बदलने चला गया। दादू भी अमरजी से बातें करने लगी। शाम के 4 बज रहे थे और अमरजी को निकलना था, इसलिए वे सबसे मिले और फिर जाने लगे। मीरा उन्हें छोड़ने बाहर तक आई और चलते हुए कहा, हमें माफ कीजिएगा पापा। किस बात की माफी मीरा? अमरजी ने सहजता से पूछा। एक ही शहर में होकर भी हम आपसे मिलने नहीं आते हैं, हमें आपका ख्याल रखना चाहिए और हम अपनी ही जिम्मेदारियों में उलझे हुए हैं, मीरा ने उदास होकर कहा। मीरा, हमने एक बहुत लंबा वक्त अकेले रहकर गुजारा है, हमें अकेले रहने की आदत है। हम ये जानकर खुश हैं कि शादी के बाद आप अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही हैं। अपना और अमायरा का ख्याल रखिएगा, इस बार आने में शायद थोड़ा वक्त लग जाए, अमरजी ने मीरा के सर पर हाथ रखते हुए कहा। आप भी अपना ख्याल रखना और सौंदर्य बुआजी से कहिएगा कि हम जल्दी ही उनसे मिलने आएंगे, मीरा ने अमरजी के सीने से लगते हुए कहा। कुछ देर बाद अमरजी वहां से चले गए और मीरा भी अंदर चली आई। वीएस कंपनी से इस्तीफा देने के बाद छवि अपने घर चली आई। जैसे ही छवि घर के अंदर आई, माधवी जी ने कहा, अरे छवि, आज बड़ी जल्दी घर आ गई तुम, आज तुम्हारे ऑफिस में हाफ डे था क्या? छवि ने अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बैग रखकर बाथरूम में चली गई। लगता है थक गई है, मैं इसके लिए पहले चाय बना देती हूँ, माधवी ने खुद से कहा और किचन की तरफ चली गई। छवि वॉश बेसिन के सामने आई, उसने नल चालू किया, अपने हाथ मुंह धोए और शीशे में खुद को देखने लगी। छवि की आंखों के सामने ऑफिस में हुआ तमाशा आने लगा। वो सब सोचकर बरबस ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शीशे के सामने खड़ी छवि आंसू बहाती रही। उसकी तंद्रा तब टूटी जब बाहर से माधवी की आवाज आई, छवि बेटा, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, और कितनी देर लगेगी तुम्हें? छवि ने सुना तो अपने आंसू पहुंचे
और एक बार फिर अपना मुंह धोकर बाहर चली आई ताकि माधवी को कुछ पता न चले। छवि बाहर आई और डाइनिंग टेबल के पास बैठकर चाय का कप उठा लिया। माधवी ने छवि का उतरा हुआ चेहरा देखा तो उसके सर को छूते हुए कहा, क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? माँ बैठिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। छवि ने माधवी का हाथ पकड़कर उन्हें बैठाते हुए कहा। हाँ कहो, क्या बात है? माधवी ने कहा। छवि कुछ देर खामोश रही और फिर धीरे से कहा, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है माँ। माधवी ने सुना तो उसे थोड़ी हैरानी हुई। यूं छवि का नौकरी छोड़ना उसे अजीब लगा तो उसने कहा, तुम्हारे ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? अगर मैंने माँ को सच बताया तो वो परेशान हो जाएंगी। नहीं, मैं सच नहीं बता सकती। छवि ने मन ही मन खुद से कहा। उसे खामोश देखकर माधवी ने फिर से कहा, क्या हुआ बेटा, कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ, तुमने अचानक से नौकरी क्यों छोड़ दी? माँ परेशान मत होइए, मेरे ऑफिस में कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे ही वो नौकरी कुछ जम नहीं रही थी। वो एक बहुत बड़ी कंपनी है माँ, इसलिए कपड़े और रहन सहन भी महंगा होना जरूरी था। बस इसलिए वो नौकरी छोड़ दी। और फिर आने जाने में भी तो रोज बस और ऑटो का किराया भरना होता है, उस पर वो इतनी दूर भी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं यहीं कहीं आसपास में नौकरी ढूंढ लूंगी। छवि ने सरासर झूठ बोलते हुए कहा। अच्छा ऐसा है क्या? देख बेटा, अगर तुझे वो नौकरी नहीं करनी तो कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो, तुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी, माधवी जी ने कहा। लेकिन चिंता के भाव उनकी आंखों में साफ झिलमिला रहे थे। माँ आप परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा आज मैं जल्दी आ गई हूँ तो क्यों ना मैं आपको आपकी पसंद का खाना बनाकर खिलाऊं? बहुत दिन हो गए ना आपको मेरे हाथों से बना खाना खाए। छवि ने खुश होकर कहा। तू क्यों परेशान होती है, मैं बना लेती हूँ, माधवी जी ने कहा। इट्स ओके माँ, आप बैठिए, मैं बना लूंगी, साथ में टमाटर की तीखी वाली चटनी भी। कहते हुए छवि ने अपनी चाय खत्म की और बालों को बांधते हुए किचन की तरफ चली गई। माधवी जी भी उठकर बाहर चली आई। जल्दी घर आने की वजह से अक्षत अपने कमरे में आया, कपड़े बदले और सो गया। शाम की नींद से उसे आज भी उतना ही प्यार था। मीरा बाकी सबके साथ नीचे किचन में थी। अमायरा चीकू के साथ खेल रही थी। विजय जी, सौमिक जी जो घर आ चुके थे और हाल में बैठकर शाम की चाय पी रहे थे। ऑफिस से हमेशा जल्दी आने वाला अर्जुन आज देर से आया था। वो काफी थका हुआ था और उसका चेहरा उतरा हुआ था। अर्जुन अपना बैग लिए ऊपर कमरे में चला आया। फ्रेश होकर कपड़े बदले और कमरे से बाहर आया। अर्जुन जैसे ही नीचे जाने लगा, उसका फोन बजा। फोन उसी यूएसए कंपनी से था जिसने अर्जुन को उसके प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा ऑफर दिया था। अर्जुन ने फोन उठाया और कान से लगा लिया। उसी पल अक्षत कमरे से बाहर निकला, लेकिन अर्जुन को इसका आभास नहीं था। जैसे ही अक्षत जाने लगा, उसके कानों में अर्जुन के कहे कुछ शब्द पड़े और वह सोफे के पास रुक गया। थैंक यू सो मच मिस्टर फिंग, लेकिन मैं अपना देश छोड़कर, अपनी कंपनी छोड़कर आपके यहां नहीं आ सकता। आई एम सो सॉरी। अर्जुन ने एक लंबी चौड़ी बात के बाद कहते हुए फोन काट दिया और जैसे ही पलटा, अक्षत को वहां देखकर थोड़ा हैरान हो गया। अक्षत अर्जुन के पास आया और कहा, भाई आप यही चाहता था ना तू कि मैं यूएसए ना जाऊं? मैं नहीं जा रहा, अर्जुन ने अक्षत की बात बीच में काटते हुए कहा। अक्षत ने सुना तो खुश हो गया और थोड़ा हैरान भी। उसे मुस्कुराते देखकर अर्जुन ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और कहने लगा, तूने सही कहा था, लाइफ बोरिंग होती नहीं, बल्कि उसे बोरिंग हम खुद बनाते हैं। इन कुछ दिनों में मैंने वही किया जो मेरे दिल ने कहा, और मैंने पाया कि मेरे ऑफिस के लोग मुझे कितना पसंद करते हैं, मुझ पर कितना भरोसा करते हैं। मैं उन लोगों का भरोसा नहीं तोड़ सकता यार। मैं पागल था जो मेरे सामने घर छोड़ने की बातें कर रहा था। तुझे उस दिन कितना हर्ट हुआ होगा ना। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके भाई, मुझे बुरा नहीं लगा, अक्षत ने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा। अक्षत के गले लगकर अर्जुन को अच्छा लगा। वह अक्षत से दूर हटा और कहा, वैसे थैंक्स यार, तूने मेरी लाइफ फिर से एक्साइटेड बना दी, वरना अब तक तो मैं यूएसए की किसी कंपनी में बैठा एग्रीमेंट बना रहा होता।
अगर आपकी लाइफ चेंज नहीं होती तब भी मैं आपको यूएसए तो नहीं जाने देता। अक्षत ने अपनी गर्दन खुजाते हुए कहा। अच्छा, ऐसा क्या करता तू? अर्जुन ने पूछा। अक्षत ने अर्जुन की तरफ देखा और थोड़े एटीट्यूड में कहा, वकील हूं ना, केस कर देता आप पर, फिर तारीख दर तारीख मुलाकात होती अपनी। अच्छा, तू मुझ पे केस करेगा? तुझे तो मैं बताता हूं। कहते हुए अर्जुन अक्षत के पीछे भागा। दोनों बच्चों की तरह पूरे घर में दौड़ रहे थे। तो दोस्तों, ये था हाँ ये मोहब्बत है भाग 23। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ सुनते रहें हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ। तब तक के लिए आपके लिए एक सवाल बताऊं। सवाल ये है कि क्या छवि को मिलेगी कोई दूसरी नौकरी, या फिर विक्की सिंघानिया लेने वाला है उससे बदला? आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं जल्द ही अगले भाग के साथ। बाय बाय।